हाँ गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना प्रोफेसर में। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार जानदार कमाल फ्रेश एनर्जेटिक सेशन में। आप सभी दोस्तों का बाहें फैलाकर स्वागत है, इस्तकबाल है। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। क्या हाल चाल है साथियों? गर्दा गर्दा गर्दा, एकदम गर्दा साथियों। स्वागत है शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज साथियों, जो समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी एग्जाम को फटाफट से फोड़ सकते हैं। तो साथियों, लल्लन टॉप ट्रिक लगेगी हर जगह। आपको जो मैंने ट्रिक समझाई थी वो ट्रिक साथियों यहां पर उपयोग होने वाली है। देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को सॉल्व करते हैं उसके लिए अपना एक माइंड सेटअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एग्जाम का, हर तरीके के पेपर का। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो उसका हमको अलग माइंड सेटअप रखना होता है। जब आपको रिसर्च पढ़ा जाता है तब हम उसका अलग माइंड सेटअप रखते हैं। तो साथियों, इसी माइंड सेटअप के साथ मैं आपके साथ जुड़ गया हूं बहुत ही शानदार जानदार गर्दा तरीके से। चलिए सर, क्लास स्टार्ट होते ही कॉन्फिडेंस आज में भर जाते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। चले लाएंगे क्रांति, मुझे पता है लाएंगे क्रांति। सर क्लास का टाइम 10 बजे नहीं, 10 बजे ऑलरेडी वहां हिंदी की क्लास होती है। 10 बजे ऑलरेडी हिंदी की क्लास होती है। तो क्लास को हमने साथियों 11 बजे कर दिया। और इस क्लास को 10 बजे करने का, 11 बजे करने का रीजन भी एक ही है क्योंकि उस समय हमारा जो एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास होती है तो क्लास ना क्लैश करती है। इसलिए साथियों मैंने ये टाइमिंग आप लोगों के लिए रखा है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। शुरू करते हैं हमारे साथ शोध अभिवृत्ति को। तो ये साथियों हमारा सिलेबस है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये सिलेबस है साथियों हमारा, जो हमारी नेट की एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रहे, ये सिलेबस काफी सालों से एक ही है। मतलब पिछले 4-5-6 साल से इस सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन एग्जाम हर साल बदलती है। इस चीज को, इसको माइंड में डाल लो आप। देखो क्या होता है कि कोई भी युद्ध अगर हम लड़ रहे हैं ना, तो उस युद्ध का विजन बहुत जरूरी है कि आप उसको कैसे लड़ोगे। जैसे आपने देखा होगा किस तरीके से जो सेना की घेराबंदी है वो बहुत जरूरी है। आपने बाहुबली मूवी देखी थी। बाहुबली मूवी में वो जो सेना थी सूमने वाली, कार्तिकेय की सेना, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन उन्होंने रणनीति ऐसे बनाई कि उस सेना को ऐसे बीच में से घेर लिया और विजय प्राप्त कर ली। ये एग्जाम किसी युद्ध से कम नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। इसलिए युद्ध में रणनीति का होना बहुत जरूरी है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि युद्ध में जाने से पूर्व अभ्यास में बहाया गया पसीना युद्ध में बहने वाली रक्त की मात्रा को कम कर देता है। तो इसलिए अभ्यास में जो पसीना हमने बहाया है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पसीने का निर्धारण करना कि ये कितना हमके लिए कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, रिसर्च जो है ना, अलग अलग तरीके का क्यों किया जाता है, क्यों करना पड़ता है, ये चीजें हम समझ गए कि रिसर्च अलग अलग तरीके का है, क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है। आइए इन सभी चीजों को हम बात करेंगे, लेकिन एक एक चीज को समझते हुए। ये क्वेश्चन समझिए जिसमें लिख रखा है शोध डिजाइन। क्या है शोध डिजाइन? हमारे सामने एक शब्द दे रखा है। क्या है साथियों? शोध डिजाइन। अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि शोध में भी एक डिजाइन लगती। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, इसकी भी एक डिजाइन है। जैसे कि आप पढ़ते हो, इसकी भी एक डिजाइन है। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेरी तरह, अपनी तारीफ में खुद कर लो, जो इतने अच्छे नोट्स बनाते हैं, अच्छी अच्छी कॉपियों में, इतने अच्छी कॉपियों में नोट्स बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रफ के पन्नों में लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक एक पेज में लिखते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं। देखो जिसने बहुत सुंदर सी कॉपी बनाई है, इधर देखिए, दिख रहा है? जिसने बहुत पहला पन्ना खाला, 2-3 पन्ने खाली छोड़ रखे हैं। ये मैंने इंग्लिश की कॉपी बनाई थी कोई जमाने में। देखो मैं स्टूडेंट लाइफ जब मैं इंग्लिश पढ़ा करता था, देखो ये देखो मेरी इंग्लिश की कॉपी, दिख रहा है? ये साथियों ये टेंस है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके बारे में ये टेंस लिख रखा है इंग्लिश के। कितने साफ सुथरे, देखो
कितने साफ सुथरे कि आपको उनके अलावा कोई चीज दिखेगी नहीं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये तो देखो कितने शानदार तरीके से बना रखा है। अगर आपको दिख रहा हो तो, मुझे पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। ये देखो, या तो आप मेरी तरह हो जो मैंने इतनी साफ सुथरी कॉपी बना रखी है, आज से पहले पता नहीं कितने दिन पहले बनाई है। ये मुझे तो आइडिया भी नहीं है मैंने कब बनाया इन कॉपियों को। हिंदी भाषा का व्याकरण और परिचय बना रखा है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी कुछ भी ऊटपटांग लिख लेते हैं, यानी कि इसे ही कहते हैं शोध डिजाइन। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं साथियों शोध डिजाइन कहते हैं, कि आप किसी चीज को कितना बेहतर तरीके से कर सकते हो। आपका यही मोटो होना चाहिए कि आपके जो शोध का जो डिजाइन है, जो रूपरेखा है, वो अगर आपने अच्छी बना ली तो बहुत सी चीजें हमारी अच्छी होती चली जाती हैं। आइए, शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं को विशेषित रूप से संबंधित है। जैसे मैंने क्लास के आरंभ में कहा कि पिछले 5 साल से यही सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बदलता है। और लेवल क्यों बदलता है? आपकी ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम से, यानी लैंग्वेज के आधार पर लेवल बदल देते हैं। क्या लिख रखा है? शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है। अब देखो, इस क्वेश्चन को कितना कठिन कर दिया गया है। पढ़ो एक बार, इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं आएगा ये क्वेश्चन कितना कठिन कर दिया गया, जबकि आंसर बहुत सरल है। शोध डिजाइन किन किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित। अब यह कह रहा है कि शोध डिजाइन है वो शोध यानी रिसर्च में किन किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है। आप आंसर देना चाहोगे क्वेश्चन नंबर 7 का? सब लोग, कोई ने आंसर ए दिया है, किसी ने आंसर बी दिया है और किसी ने आंसर सी दिया है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है प्रतिदर्श, यानी सैंपलिंग, जिसे मैंने कैसे कहना, सैंपलिंग। मैंने आपको सैंपलिंग के बारे में समझाया था पिछली क्लास जब हुई थी। मैंने आपसे यह कहा था कि मान लो कि आपको किसी ऐसे क्षेत्र की मिट्टी पर रिसर्च करना है जहां पर उपजाऊ भूमि कम है, तो मैंने कहा कि आप किसानों के खेत में जाओगे और जगह जगह से सैंपलिंग लोगे। अब एक बात बताओ, रिसर्च में सैंपलिंग जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। देख, जैसे सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो इस समय, तो आपने नेट जेआरएफ का सिलेबस तो देखा ही होगा, कौन कौन सी किताबें लगती हैं ये तो देखा ही होगा। इसी को कहते हैं सैंपलिंग। तो भाई एक अच्छे शोध डिजाइन में सैंपलिंग जरूरी है। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। भाई ये कॉमन सेंस की बात है। देखो, सारा टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च कॉमन सेंस पर भी डिपेंड करता है। आपने अगर कॉमन सेंस लगा दिया ना, देखो मेरी क्लास में ना तुम ना अपने सेंस को खोलने का प्रयास करो, अंदर से सेंस को खोलो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि यार इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। ऐसे सोचो, देखो कि भाई हमने शोध डिजाइन करना है, उसमें हम सैंपलिंग तो लेंगे ही ना यार। जैसे तुम नेट की तैयारी कर रहे हो, ये शोध है अपने आप में ये, तो तुम उसकी क्या ले लोगे, सैंपलिंग ले लोगे, सैंपलिंग कर लोगे उनका। तो शोध जरूरी, सैंपलिंग जरूरी है कि भाई हमारा सैंपलिंग यहां पर क्या है, जरूरी है। इसका मतलब लल्लन टॉप ट्रिक हर जगह लगेगी। लल्लन टॉप ट्रिक पूरे पेपर 1 में, आपके पेपर 2 में भी लगेगी, इसलिए लल्लन टॉप ट्रिक को सीख लो। ये लल्लन टॉप ट्रिक आपके पेपर 2 में भी लगने वाली है। चलिए आ जाइए, जिस ऑप्शन में 1 नंबर नहीं है उसको काट दो। देखो हमने ये काट दिया और हमने ये काट दिया, राम जी का नाम लेके। इसका मतलब ए और सी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। अब लड़ाई हमारी या तो बी से है या लड़ाई हमारी डी से है। अब हमारा क्या है साथियों, आइए यहां पर कोई समान अंक है क्या? सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्या यहां पर कोई समान अंक है क्या? आप कहोगे गुरुजी है। यहां पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, बोलो दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, बोलो, कहोगे गुरुजी 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत, सिर्फ हमको लॉजिक लगाना है कि 3 दोनों जगह सही, ये हमारा ये सही। अब देखो, आइए अगला ऑप्शन पढ़ते।
योजना का निर्माण, योजना का निर्माण यानी कि साथियों जो आप इसका फॉर्मूला प्लान तो करोगे ना यार। अगर आप जैसे आप नेट जेआरएफ आपके लिए रिसर्च है तो आप योजना तो बनाओगे ना कि यार 6 महीने एग्जाम में है, हम डॉक्टर लोकेश वाली अपना प्रोफेसर से क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और इतने दिनों में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सर एकदम रगड़ 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 के प्रैक्टिस भी करवा देंगे, है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे, अच्छे टॉपिक बता देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ये आपने क्या बना दिया, ये आपने प्लानिंग बना दी। भाई योजना जरूरी है ना यार। अब देखो हमने योजना बनाई, सबसे पहले मैंने कहा कि 50 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, 3 महीने की रणनीति क्या होना चाहिए, ये योजना है हमारे लिए। तो भाई अगर हम कोई भी रिसर्च करेंगे उसमें योजना जरूरी है कि नहीं। तो अगर इसका आंसर 2 भी सही है तो यहां पर आंसर क्या है, 2 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो मैं हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता हूं, आपने देखा होगा, मैं सिर्फ ऊपर के 2 ही ऑप्शन पढ़ता हूं और आंसर चुटकियों में आ जाता है। मेरे सामने आप कोई भी क्वेश्चन दे दो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दो, सिर्फ 2 ऑप्शन पढ़ेंगे आप और चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखो आपके सामने, मैंने तो भाई अपनी जबान से सिर्फ 2 ही ऑप्शन पढ़े हैं और आंसर आपके सामने आ गया है। इतनी एक्सपर्टीज आपके अंदर होनी चाहिए और इतनी एक्सपर्टीज मैं अगले 50 दिन में ठूस ठूस कर आपके अंदर डाल दूंगा। तुम कितनी बार निकालने की कोशिश करोगे मैं फिर डाल दूंगा, फिर निकालोगे मैं फिर डाल दूंगा, फिर निकालोगे फिर डाल दूंगा। तुम्हारे अंदर ये चीज की एक्सपर्टीज आ जाएगी, ये गारंटी है मेरी। और ये चीज की एक्सपर्टीज केवल पेपर 1 में काम नहीं देती है, ये पेपर 2 में भी काम देगी। आपको क्या लगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये दुनिया का कोई भी सवाल मैं सिर्फ इस ऑप्शन से काट देता हूं। ये एक दिन में नहीं आता है, जो मैंने वर्षों तक पढ़ाई की है, फॉर्मूलेज निकाले हैं, उनसे ये चीजें निकल कर आ जाती है। आ गया साथियों, गाइड समझ लग गया। इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है। देखो मैं आपसे फिर कह देता हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन है भिड़ जाओ उससे और उसके पर काट दो साइड से, पर काट दो साइड से। जब बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, तुम उसको साइड साइड से काट दो, ऑटोमेटिक गिर जाएगा। एक साइड से मतलब चारों तरफ से काट दो ऑटोमेटिक। जैसे ये क्वेश्चन कितना कठिन लग रहा था, सबसे पहले हमने इन दोनों ऑप्शनों को काट दिया, कमजोर हो गया, फिर हमने इसके इन दो डालियों को काट दिया और कमजोर हो गया, फिर एक बार में गिरा दिया। ओके, ये मैं गारंटी देता हूं, इस बात को रिकॉर्ड करके रख लो, जिस समय आप एग्जाम देने जाओगे तब तक इस फॉर्मूले में इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि थाने सोची ना होगी। चलिए साथियों, थाने सोची ना होगी। ऑप्शन नंबर 8, चलिए करिए। देखिए किस शोध पद्धति में, क्वेश्चन को समझो आराम से। देखो एक तरीका तो होता है हबड़ धुबड़ में क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को गलत कर दो। सोशलॉजी की क्लास का टाइमिंग क्या है बता देता हूं, जब तक ये क्वेश्चन करो मैं किसी बच्चे को सोशलॉजी क्लास का टाइमिंग बता दूं। नोट कर रखा है मैंने पूरा टाइम टेबल मैडम का, शाम को होती है क्लास, क्लास के अंत तक बता दूंगा बेटा, क्लास के अंत तक बता दूंगा, वो मैंने डायरी ढूंढनी पड़ेगी। आंसर देते देखो क्या है, किस शोध पद्धति, यहां पर है शोध पद्धति, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना, नियंत्रित दशाओं यानी मतलब ऐसी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं आपके अंदर, उसके अंतर्गत ही आपको एक योजना बनानी। इसके संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेर फेर आश्रित चर पर इनके प्रभाव की जांच की जाती है। मैं चारों ऑप्शन आपको समझा दूंगा, प्रयोगात्मक कैसे कहते हैं, कार्योत्तर शोध क्या कहते हैं, वर्णनात्मक किसे कहते हैं, हर चीज को मैं आपको समझा दूंगा। पहले मैं ये सारे ऑप्शन समझा देता हूं और फिर आपको आंसर करने। ओके आइए पहले मैं सारे ऑप्शन आपको समझा देता हूं। कार्य उत्तर शोध किसे कहते हैं, किसी कार्य, लिखो कार्य उत्तर शोध, कॉपी बनाओ, लिखो लिखो लिखो, कॉपी निकालो, सच में लेके नहीं बैठेगा,
मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा आप लोगों की, सीरियसली। जब मैं खुद नोट्स बनाता हूं, नोट्स बनाकर हर चीज का रख रखा है प्यारी प्यारी डायरियों में। ये व्याकरण पढ़ रहा हूं मैं इंग्लिश की। अब मैंने कब पढ़ी है इंग्लिश की व्याकरण, मुझे खुद को भी याद नहीं। मुझे खुद को भी याद नहीं कि मैंने इंग्लिश की व्याकरण कब पढ़ी है। क्लास नंबर 33, क्लास नंबर 40, ये कब की मेरी खुद की कॉपी है, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। जो मैंने बहुत सुंदर बना रखी है भाई, गर्दा उड़ा रखा है, इसलिए कॉपी लिख कर लिखो। लिखिए कार्य उत्तर शोध, हेडिंग डालो कार्य उत्तर शोध। लिखो किसी घटना के घटने के पश्चात, किसी घटना के घटने के पश्चात उसकी पूर्ति के लिए जो रिसर्च किया जाता हो, जो शोध किया जाता हो, उसे कार्य उत्तर शोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कार्य उत्तर शोध कहा जाता है। कोई बच्चा कह रहा है क्लास रुक गई है, क्या क्लास रुक गई है क्या? है भाई, क्लास तो चल रही है। मनीषा कह रही है क्लास रुक गई है, बताइए बेटा क्या कहते हैं इसको? कार्य उत्तर शोध इसको यहां पर कहा जाता है। अब मान लो क्या होता है, किसी घटना के घटने के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि आप भारत देश में या पूरे विश्व में कोविड आया, कोविड आने के बाद में शोध हुआ, तो वो कार्य उत्तर शोध की गिनती में रखा जाए। जैसे मान लो कि कोई दुर्घटना घटित हो गई, जैसे आपको पता है रेल दुर्घटनाएं आजकल काफी बढ़ गई हैं, आपने देखा ही होगा। तो रेल दुर्घटना होने के बाद में जो शोध किया जाता है कि भाई ये दुर्घटना क्यों घटी, क्या रीजन था इस दुर्घटना के घटने के पीछे, किसका फेल्योर था, इस प्रकार का जो शोध होता है वो होता है कार्य उत्तर शोध। ठीक है। हाँ, अब आपने देखा होगा साथियों, भारत ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग कर ली है, आपने देखा होगा। लेकिन इससे पहले एक प्रयास और किया था, वो असफल रहा, राइट। अब असफल होने के बाद में जो रिसर्च किया गया कि भाई इसकी असफलता के पीछे का कारण क्या है, उसी को कार्य उत्तर शोध कहते हैं। कार्य उत्तर शोध हर किसी के माथे में बैठ जाना चाहिए, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बोलो कि सर कार्य उत्तर शोध समझ गए हम। प्रत्येक व्यक्ति कमेंट्स करके बताओ कि हम कार्य उत्तर शोध को समझ गए हैं। वेरी गुड। एक आता है वर्णनात्मक शोध पद्धति। कल मैंने आपको वर्णनात्मक शोध पद्धति के बारे में भी समझाया था कि वर्णनात्मक शोध किसे कहते हैं। वर्णनात्मक शोध का मतलब होता है कि किसी चीज का वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना किसी चीज को, वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत उसको गिना जाता है। अब ऐसा आते हो केस स्टडी। केस स्टडी नोट करके लिखिए, केस स्टडी नोट करो, इसके आगे हेडिंग डालो केस स्टडी। अब लिखो हेडिंग डालो केस स्टडी। मरे पड़े मत रहो, बिल्कुल जोश आग जगा के रखो। जब तक अंदर आग नहीं है ना, जब तक कोई अचीवमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। आग होना बहुत जरूरी है अंदर से। लिखिए केस स्टडी के बारे में। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित कोई रिसर्च किया जाए तो उसे केस स्टडी कहते हैं। उदाहरण के लिए समझो,
आपको पता है भारत में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका नाम है रतन टाटा। बड़े सम्मान की दृष्टि से रतन टाटा को देखा जाता है पूरे भारत में। जमशेद सिंह जी टाटा के समय से टाटा समूह चलता आ रहा है, आपको पता ही है ना। बड़े रिस्पेक्ट से टाटा समूह को देखा जाता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति रतन टाटा के जीवन पर केस स्टडी करे कि रतन टाटा ने किस प्रकार से टाटा समूह को यहां तक पहुंचाया, कितनी ग्रोथ हुई, कौन कौन सी चीज उसने जारी, जैगवार को एक्वायर किया, ऐसी कौन कौन सी चीज थी जिससे टाटा इतना बड़ा हो गया आज। यानी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भी आप केस स्टडी कर सकते हो, किसी कंपनी विशेष के ऊपर भी केस स्टडी कर सकते हो, और किसी साथियों संस्था के ऊपर भी आप केस स्टडी कर सकते हो। ओके, केस स्टडी समझ आ गया। एक होता है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध का मतलब क्या होता है कि हर चीज को प्रयोग करके सीखना या सिखाना। जैसे मोबाइल फोन है, अब इसमें आप प्रयोग करोगे नई नई चीजों के लिए, तो आप नए नए चीजें इसमें इनोवेट कर पाओगे। प्रयोगात्मक शोध, प्रयोग कर करके सीखना। जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने लिख लिख कर सीखा है। आपने देखा होगा मैंने हर एक चीज के नोट्स बना रखे हैं। मेरे पास यहां पर 2 डायरी रखी है। एक डायरी जो इंग्लिश लिटरेचर की है, ये वाली कब बनाई मुझे कोई आइडिया नहीं, बट इतना जरूर है क्लास नंबर 20, क्लास नंबर 23, क्लास नंबर 33, क्लास नंबर 34, क्लास नंबर ये वो क्लास नंबर ये वो। यानी कि ये मैंने पूरी क्लास के नोट्स बनाए हैं। मेरे हाथ में दूसरी डायरी है, एक डायरी ये रही, एक डायरी ये रही। मैंने ये किसने बनाई, मैंने ये जब मैं पता नहीं कब बनाए, हिंदी साहित्य व व्याकरण सामान्य परिचय, यानी हिंदी साहित्य की व्याकरण के मैंने ये नोट्स बनाए कोई जमाने में, जब मैं छात्र जीवन में रहा होऊंगा तब मैंने ये नोट्स बनाए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, पर बहुत डिटेलिंग में, बहुत शानदार तरीके से लिख लिख कर मैंने ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी है। अब मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि ये प्रयोग कर करके, नोट्स बनाकर, पढ़ पढ़ कर, नई नई चीजें ला ला कर मैंने क्या सीखा है साथियों, नई चीजों को सीखा है। इसलिए प्रयोगात्मक जो शोध होता है, एक एक चीज को समझ समझ कर कर करके सीखने का प्रयोग होता है। तो क्या आप चारों शोध का मतलब समझ चुके हो गाइस? ये क्वेश्चन में आएंगे कि आप चारों का मतलब समझ चुके हो? देखो, जिन लोगों ने सब्जेक्टिव क्लास नहीं पढ़ी है और वो जिन्होंने ऑब्जेक्टिव क्लास ज्वाइन कर ली है, मेरी बात ध्यान से समझो। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक फुल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा और ये क्लास ज्वाइन कर ली, तो ये क्लास आपके लिए है ही नहीं। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखी है, ताकि मैं रिकॉल और रिवीजन करवा सकूं। अगर आप बिगिनिंग से शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारा फुल कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला बैच ज्वाइन करो। फुल कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला बैच ज्वाइन करो, जो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, अब मैं इसका आंसर आपको बतला देता हूं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मुझे बता दो एक बार, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर साथियों प्रयोगात्मक शोध। क्या है इसका? प्रयोगात्मक शोध। सर पहले ऑप्शन का फिर से बता दीजिए। नहीं बेटा, ये मैंने पहला ऑप्शन आपको ऑलरेडी बता दिया है। किसी कार्य के होने के बाद जो रिसर्च किया जाता है उसको कार्योत्तर शोध कहते हैं। आपको फिर से क्लास देखनी पड़ेगी, इसलिए मेरी क्लास में आंख कान नाक खोलकर बैठा करो। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक बच्चे ने कह दिया सर ये समझ नहीं लगा कि मैं फलानी जगह चला गया, मेरे महिला मित्र का फोन आ गया, मैं फोन पर बात करने लग गया, अब दोबारा समझा दो। मेरे पुरुष मित्र का फोन आ गया कि मैं उससे बात करने लगा, दोबारा। तो ये नहीं चलेगा यहां पर। इसकी सजा यह है कि आपको दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि मैं एक के चक्कर में और 10 बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहता। इसलिए अगर फोन करो तो बोल दो कि अभी फोन मत करना, गुरुजी का फोन केस चल रहा है, केस स्टडी चल रही है क्योंकि हम पर। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। ये मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं ताकि मैं आपको ऐतिहासिक अध्ययन का मतलब समझा सकूं,
सर्वेक्षण अध्ययन का मतलब समझा सकूं, दार्शनिक अध्ययन का मतलब समझा सकूं, निर्जातीय अध्ययन का मतलब समझ सकूं, कार्योत्तर अध्ययन, ये सब का मैं अध्ययन का अर्थ मैं आपको समझा सकूं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिससे मैं आपका सिलेबस को रिकैप करवा दूं। चलिए, अभी मैंने नोट्सों का एक नया जुगाड़ निकाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेरा पेपर 1 है वो अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग बच्चों की क्लासेज में जाता है। तो क्या करता हूं कि मेरे लिए नोट्स हर जगह डालना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा गूगल ड्राइव की, जो आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। मैं आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, उस लिंक में धीरे धीरे मैं सारे नोट्स ऐड करते हुए चला जाऊंगा, जो हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ये एक मैं तरीका आप लोगों के लिए करने वाला हूं। माही कह रहे सर मुझे आइडिया नहीं था। बेटा कैसे आइडिया नहीं था? मैं तो इसमें लिख रखा था रैपिड फायर प्रैक्टिस बैच लिख रखा था, दूसरे में लिख रखा था फुल कॉन्सेप्ट थ्योरी बैच, ये भी लिख रखा था। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे स्पष्ट लिख रखा था हमने। जिन लोगों को, एक बार सुनो मेरी बात, जिन लोगों ने गलती से ये वाला बैच ज्वाइन कर लिया, ध्यान सुनो मेरी तरफ देखो, जिन बच्चों ने गलती से ये वाला बैच ज्वाइन कर लिया, गलती से ना समझी में, और अब वो फुल कॉन्सेप्ट थ्योरी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो बेटा आप ये जो नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, इस नंबर के व्हाट्सएप पर लिखो कि सर मैं थ्योरी बैच ज्वाइन करना चाहता हूं या चाहती हूं, और मैंने गलती से रैपिड फायर बैच ज्वाइन कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों का चेंज करके थ्योरी बैच कर देंगे, और जो आपकी बाकी की जो फीस है वो आप पे कर देना, जो 500-700 1000 का जो डिफरेंस है, और उसके बाद में हम आपका चेंज कर देंगे। राइट, ये कर दो आप, हम आपका चेंज कर देंगे, परेशान मत होइए। आइए, निम्नलिखित शोध अध्ययनों में, अब देखो ध्यान से देखने की बात, निम्नलिखित शोध अध्ययनों में किसमें सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, एक शब्द होता है उपेक्षा, और एक शब्द होता है अपेक्षा। क्या मुझे इन दोनों का कोई अर्थ बताएगा? क्या मुझे इन दोनों का कोई अर्थ बताएगा? सबसे पहले मुझे आप उपेक्षा का अर्थ बताइए, सबसे पहले मुझे उपेक्षा का अर्थ बताइए आप, कि उपेक्षा किसे कहते हैं? बताइए, उपेक्षा का अर्थ बताइए, सबसे पहले उपेक्षा का अर्थ बताइए मुझे, उपेक्षा का अर्थ क्या है? उपेक्षा का अर्थ बतलाइए मुझे। वो मैं आपको बतला दूंगा, आप तो व्हाट्सएप पर लिखो बेटा। जिन लोगों को कोर्स चेंज करना है, आई रिपीट, जिन लोगों को कोर्स चेंज करना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम तरीका बता देंगे कैसे क्या करना है आगे का। उपेक्षा का मतलब होता है किसी की अवहेलना करना। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा बतलाया है, अवहेलना का मतलब किसी को नीचा दिखाना, उपेक्षा कहलाता है। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। क्या होता है बेटा? अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। आइए, कि मुझे आपसे अपेक्षा है कि तुम जेआरएफ करोगे ही करोगे, ये मैं आपसे उपेक्षित, बिल्कुल निकट, आपने बिल्कुल सही लिखा है, सही कहा भाई आपने, एकदम सही कहा है। आइए, शोध अध्ययनों में से किस में सामान्यीकरण, एक होता है नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब उम्मीद वाला, की व्याख्या और अर्थ अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा अध्ययन है इनमें से जो नॉर्मलाइजेशन के अपेक्षा, कि इसके विपरीत, इसकी अपेक्षा, इसके विपरीत कौन सा ऐसा है कि जो अधिक अच्छी तरीके से व्याख्या और अर्थ पर ध्यान देता है। इतना लॉजिक, यानी ऐसा कौन सा रिसर्च है जो अर्थ पर या व्याख्या पर
ज्यादा जोर से ध्यान देता है? ये आंसर दीजिए। देखो, लल्लन टॉप ट्रिक लग जाएगी। सबसे पहले एक बात, ऐतिहासिक अध्ययन। ऐतिहासिक अध्ययन क्या होता है? जितने भी हमारी पुरानी चीज हैं उनके ऊपर ऐतिहासिक अध्ययन होता है। तो इसके किसी के पास डेटा तो है नहीं इसका, तो क्या होता है यहां पर ऐतिहासिक अध्ययन में क्या करते हैं, हम उस चीज की व्याख्यायित करते हैं। जैसे आपको इतिहास का जो शिक्षक होता है वो चीजों की व्याख्या बहुत ज्यादा करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, गलत होगा? हाँ जी बेटा बोलिए। बेटा यहां जानकारी नहीं मिलेगी, हमारा यूट्यूब पर और वीडियो देखो और हमारा अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो। ठीक है, अभी मैं क्लास में हूं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, या फिर तुम मुझे 2 बजे बाद फोन करो। हमको बार बार फोन आ रहा था यार। चलिए, ऐतिहासिक अध्ययन। भाई ऐतिहासिक अध्ययन में तो व्याख्या होगी ना, ऐतिहासिक अध्ययन तो व्याख्या करेगा ही करेगा। तो ऐतिहासिक अध्ययन व्याख्या करेगा। इस देखो क्या लिख रहे हो, व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी व्याख्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ऐतिहासिक अध्ययन तो व्याख्या करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। लल्लन टॉप ट्रिक क्या कहती है कि जिस ऑप्शन में आपको एक नजर नहीं आता उसको काट दो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्या हो उसके हाथ पैर काट दो। देखो ध्यान से, मैंने ये 2 ऑप्शन काट दिए। अब इस 2 ऑप्शन काटने के बाद में अब मेरी तरफ देखो, इधर को भाई, इधर देखो मेरी तरफ, लल्लन टॉप गुरुजी की तरफ देखो, मेरे लल्लन टॉप चेलो इधर देखो। ये हमने ऑप्शन काट दिया। अब हमको क्या गया, या तो आंसर हमारा डी सही है या फिर आंसर हमारा ए सही है। अब हमको क्या देखने, अगला ट्रिक है समान अंक ढूंढना। क्या है हमको यहां पर, अगला अगला जो लॉजिक है वो है समान अंक ढूंढना। तो देखो आपको यहां पर 3 नजर आ रहा है, बोलो गुरुजी 3 नजर आ रहा है। आपको इस वाले ऑप्शन में 3 नजर आ रहा है, बोलो गुरुजी 3 नजर आ रहा है। तो राम जी का नाम लेकर आपका 3 ऑप्शन सही है। इसको बिल्कुल पढ़ने की, इसके बारे में सोचने की, इसके बारे में समझने की हमको आवश्यकता ही नहीं। क्या देखो कोई और भी अंक समान है क्या? अब कोई अंक समान नहीं, यानी पहला आंसर सही और साथियों दार्शनिक अध्ययन सही। अब एक होता है बेटा सर्वेक्षण अध्ययन। सर्वेक्षण अध्ययन मैंने आपको कल समझाया था कि जो सर्वेक्षण अध्ययन होता है वो डेटा पर आधारित होता है। आप कहीं सर्वेक्षण करने जाते हो कि यार इस कंपनी की ग्रोथ इतनी है, इस कंपनी की ग्रोथ इतनी है, तो आंकड़ों पर आधारित होता है। सर्वेक्षण अध्ययन क्या होता है, आंकड़ों पर आधारित होता है, आंकड़ों पर आधारित। अगर आंकड़ों पर आधारित है मेरे भाई साहबो, तो इसमें व्याख्या ज्यादा नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा गलत। जिस शब्द में 2 नंबर मिल रहा है उसको काट दो और जहां 2 नंबर नहीं है उसको सही कर दो। लाएंगे क्रांति, क्रांति लाएंगे क्रांति। देखो देखो, मैंने तो सिर्फ अपनी जबान से इन दोनों ऑप्शनों को ही पढ़ा था और आंसर आपके सामने है, डी। है ना गर्दा एकदम, गर्दा है ना, गर्दा एकदम। मजा आया? मैंने तो सिर्फ 2 ऑप्शनों को ही पढ़ा था, आंसर आ गया। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी शार्पनेस, इतनी धार आनी चाहिए आपके अंदर। अगर जिस दिन इतनी धार आ गई ना आपके अंदर, कबाड़ा करते चले जाओगे आप। ये ही कॉन्फिडेंस, इतनी धार, इतनी ही शार्पनेस चाहिए। मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर समझ लो आप तो केवल। अब देखो, आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो डर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देखते ही डर जाओगे। आपके साथ यही होता है। एग्जाम में क्या करते हो आप, देखते ही डर जाते हो। मैं क्या कहता हूं, कोई कितना भी तगड़ा आदमी हो उसको साइड से काट दो, वो पतला हो ही जाए, कमजोर हो ही जाए। मेरी क्लास ना केवल पेपर 1 की क्लास, हिंदी साहित्य की क्लास, और हमारे जितने भी टीचर साथी जो हैं, आपको पता है वो ऑलरेडी प्रोफेसर्स के पद पर कार्यरत हैं, सारे लोग पीएचडी हैं।
उनके पास भी अपने शानदार लॉजिक हैं पढ़ाने के। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केवल पेपर 1 ही ज्वाइन किया है हमारे यहां पर, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि केवल पेपर 1 के भरोसे काम नहीं चलेगा, पेपर 2 भी ज्वाइन करो। और हिंदी साहित्य के तो प्रत्येक व्यक्ति को ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि मैं हूं हिंदी साहित्य पढ़ाने वाला शिक्षक आप लोगों को। आइए सारे ऑप्शन हम समझ लेते हैं। आंसर तो हमने यहां पर बहुत अच्छी तरीके से दे दिया। ऑप्शन नंबर 4, नृजातीय अध्ययन। लिखियो, नोट करिए, नृजातीय अध्ययन किसे कहते हैं? नृजातीय अध्ययन लिखिए। नृजातीय अध्ययन क्या है, समझा रहा हूं बेटा, समझा। नृजातीय अध्ययन का मतलब क्या होता है, लिखो। किसी समूह या झुंड में, किसी समूह या झुंड में किसी विशेष विशेषता के चलते, किसी समूह या झुंड में किसी विशेष विशेषता के चलते पहचान कर ली जाती हो, उसे नृजातीय अध्ययन कहते हैं। सोशलॉजी, थैंक यू भाई। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं मैम, सर ने बताया कि कोई बात हो गई थी। जी मैम बताइए। ठीक है, आपकी आईडी से ओपन नहीं हो रहा, ये कैसे पॉसिबल है? जो मैंने आपको एजुकेट आईडी दी थी उससे पॉसिबल ऑन नहीं हो रहा है उससे? मैं देख लेता हूँ ऐसा कैसे होगा। और अभी मेरी क्या क्लास चल रही थी, मैं क्लास फ्री होकर मैं आपको कॉल भी कर लूंगा। मैं देख लेता हूँ टीम मेंबर में आप हैं या नहीं। शालिनी, हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका कौन सा वाला नंबर है? शायद हट गया होगा मुझसे यहाँ पर। आप है ना, मैंने जो एजुकेटर वाले जो नंबर थे ना अपने, वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अभी अभी ऐड कर देता हूँ मैम, है ना। ओके, चलिए, मैंने कहां तक लिखा दिया कि जिसमें किसी झुंड या भीड़ में पहचान कर ली जाती हो, वो क्या कहते हैं? निर्जातीय अध्ययन कहते हैं। निर्जातीय अध्ययन दोबारा समझो क्या होता है, कि मान लो ये भीड़, और यहां पर मान लो 1000 लोग हैं, 1000 लोग है, बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन यहां पर 1000 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीले कपड़े पहन रखे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या कह रखे हैं, नीले कपड़े पहन रखे हैं। तो हम इन पीले और नीले वाले कपड़ों को आसानी से पहचान कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आसानी से इनको पहचान कर लेंगे। इसी को निर्जातीय अध्ययन या निर्जातीय शोध कहा जाता है। एक सेकंड मुझे समय दे दीजिए।
चलिए गाइस, तो आपको मैंने निर्जातीय अध्ययन का मतलब समझा दिया, कार्य उत्तर का अध्ययन मैंने समझा ही दिया है आपको, और साथियों आपको हर चीज का मैंने अध्ययन यहां पर समझा दिया है। क्या ये आपको समझ लग गया है क्वेश्चन गाइज? क्या आपको ये अच्छी तरीके से समझ लग गया? ट्रिक समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, अगर आपने ट्रिक एक बार समझ ली ना, तो फिर आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या आपने इस ट्रिक को समझ लिया गाइज? मुझे बताइए, क्या आपने इस ट्रिक को समझ लिया है? जो मैं कहता था रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। देखो हिंदी की क्लास अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो कर लेना भाई। मनीषा कह रहे हैं दोनों क्लास ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। क्लियर गाइज? सब लोग क्लियर? एक बार कमेंट्स कर दो कि भाई क्लियर है, देन आगे बढ़ो। क्योंकि एक भी चेला छूटा जेआरएफ संकल्प टूटा, इसलिए मैं एक भी चेले को छोड़ना नहीं चाहता। ग्रेट, मजा आ रहा है? इतने कठिन कठिन क्वेश्चन कितने सरल हो गए देख लो। जबकि ये क्वेश्चन देखते ही आप डर गए थे, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, दार्शनिक, निर्जातीय, क्या है भगवान। जबकि आपके गुरुजी ने ऐसे खट 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 काट दिया इसको, है ना। ये आप भी करोगे। जो गुरु है ना वो चेले बनेंगे, ये मैं गारंटी कहता हूं। और चेले तो गुरुओं से बढ़कर बनते हैं हमेशा, इस बात को ध्यान रखो। आप लोग बनोगे, हिम्मत रखो, बस सही मार्गदर्शन लेते चलो, ढंग से पढ़ो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों प्रॉपर तरीके से पढ़कर चलो। ऐसा नहीं कि पेपर 1 पढ़ने लग गए, रैपिड फायर ले लिया, ऐसा मत करो। पेपर 2 को भी पढ़ो। आइए साथियों, एक एक चीज के बारे में हम और तुलना करते हैं। अब मैं आपको ये वाले टॉपिक समझाऊंगा। मैं जानबूझकर मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए आपके लिए ताकि मैं पूरा सिलेबस ऑप्शन के आधार पर ही रिवाइज करवा दूं। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको सर्वेक्षण ऐतिहासिक अध्ययन समझा दिया, सर्वेक्षण अध्ययन समझा दिया, दार्शनिक अध्ययन समझा दिया, निर्जातीय अध्ययन समझा दिया, कार्य उत्तर अध्ययन समझा दिया, है ना, वर्णनात्मक केस स्टडी समझा दी, प्रयोगात्मक अध्ययन समझा दिया, मैंने परिकल्पना समझा दिया। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा? तुलनात्मक अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन, क्रियात्मक शोध और नारीवादी शोध। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिन क्वेश्चनों से हम पूरा सिलेबस रिकैप कर लेंगे। करिए एक बार। इसलिए तो कहता हूं कि आप अपना प्रोफेसर पर आए हो भाई। जब तक प्रोफेसर नहीं बना दूंगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को। क्या बात है, फेमिनिज्म, पूरे फेमिनिस्ट हो रहे हो यार। वह सोच जिसमें बिल्कुल महिला पुरुष के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है, वो नारीवादी शोध होता है। इसे कहते हैं साथियों एपीएम, फेमिनिस्ट रिसर्च। क्या कहते हैं इसको? फेमिनिस्ट रिसर्च। ये तो समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए। क्रियावादी शोध का मतलब समझ गए साथियों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, तो ये तो बड़ा आसान निकला यार आप लोगों के लिए। मात्रात्मक शोध क्या है? मात्रात्मक शोध डिफाइन करो। पोल क्या है कमेंट में लिख दो यार, पोल वोल में टाइम खराब होता है। पोल क्या है कमेंट में लिख दो। यहां पर पोल देकर किसी से हमको जीतना नहीं है, हमको सीखना है कि हम कितना सीख रहे हैं। ऑप्शन तो मैंने समझा दिए थे, ये वाले ऑप्शन तो तुलनात्मक शोध किसे कहते हैं समझा नहीं ये। चलिए तुलनात्मक शोध का मतलब हम समझा लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन समझा दीजिए। चलिए बैक आ जाइए, पूरा बैक आ जाइए, समझा देते हैं। तुलनात्मक शोध का मतलब होता है कि जब हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ, एक सेकंड कंपनी है उसका नाम है HOT। अब इन दोनों कंपनियों के वर्ष 2023, 24
और 2023-24 के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना करनी। जब हम एक ही पटल पर, लिखो, जब एक ही पटल पर दो या दो से अधिक, जब एक ही पटल पर दो या दो से अधिक आधारों पर तुलना करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता हो, उसे तुलनात्मक शोध कहते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि सर हमने अर्जुना बैच पूरा पढ़ा है और रैपिड फायर बैच और हिंदी थ्योरी बैच ज्वाइन किया है, ठीक किया ना? बिल्कुल अंकिता पाल। देखो, हाँ, एक काम करो, देखो, अगर आप में से किसी बच्चे ने बैच अर्जुना पढ़ा है तो तुम क्या करो, पेपर 1 का रैपिड फायर तो तुम्हारे पास है ही, तो पेपर 1 का रैपिड फायर ज्वाइन कर लो, जो तुमने कर ही रखा है इस समय। और जो सब्जेक्ट है SUB, उसका थ्योरी बैच ज्वाइन करो। क्या है? थ्योरी बैच ज्वाइन करो। अभी हम वर्तमान में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं आज की डेट में, और आप इस वीडियो को पता नहीं कब देख रहे हो, बाद में और भी सब्जेक्ट पढ़ाने लगे हूँ। हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं हम आपके लिए इस समय, राइट नाउ ये क्लास चल रही है, मनोविज्ञान चल रही है इस समय आपके लिए। सोशोलॉजी भी चल रहा है, सोशोलॉजी चल रहा है आपके लिए, सोशोलॉजी चल रहा है, 3 हो गए आपके लिए। राजनीतिक विज्ञान चल रहा है यहाँ पर आपके लिए। राजनीतिक विज्ञान के अलावा आपके लिए शिक्षा शास्त्र हम चला रखा है हमने, ऐसे ऐसे सभी शिक्षा शास्त्र हम पढ़ा रहे हैं। शिक्षा शास्त्र के अलावा हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र। इसके अलावा हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमको होम साइंस पढ़ा रहे हैं। ये टॉपिक, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम आपको, हिंदी साहित्य, मनोविज्ञान, सोशोलॉजी, राजनीतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और होम साइंस। इन सब का मीडियम हिंदी है, इन सब का मीडियम हिंदी है। कहने को हिंदी नहीं है, मतलब हिंदी के ही नोट्स मिलेंगे, सब कुछ हिंदी में ही है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना, आप लोगों के क्या क्या सब्जेक्ट हैं, आप लोगों के सब्जेक्ट क्या क्या बताओ मुझे। ठीक है श्रद्धा, होम साइंस, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्चुअल आर्ट। देखो, इनमें से अगर आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी के, हमने ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस, ज्योग्राफी के फैकल्टी लाए थे, पर वो फैकल्टी अभी हमारे साथ है नहीं, तो हम ज्योग्राफी की दूसरी फैकल्टी आप लोगों के लिए सर्च कर रहे हैं। ये भी वही व्यक्ति होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। तो ज्योग्राफी अभी नहीं है, पता नहीं इस वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हो तो हम ज्योग्राफी भी शामिल उस समय कर चुके होंगे। या और इंग्लिश लिटरेचर, हाँ, इंग्लिश लिटरेचर के टीचर आ रहा है, इंग्लिश लिटरेचर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्टर श्रीकांत आ रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो हम वही टीचर्स को लेकर आते हैं जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या उन्होंने PhD कंप्लीट कर रखी है, या उन्होंने कई बार नेट JRF क्वालिफाइड कर रखी है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल का काम होता है। देखो, एक चीज मैं समझ सकता हूं कि ये हमारी शुरुआत है। जैसे आपने ये देखा होगा कि यार क्लास के आरंभ में 2-4 दिन नोट्स नहीं डले, ऐसा देखा होगा स्टार्टिंग में। वो क्या होता है कि जब कोई चीज हम शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है ना, तो थोड़ा सा बैलेंस खराब हो जाता है। लेकिन अब आज के बाद आप देखोगे कि फिक्स टाइम पर क्लास होगी और फिक्स टाइम पर सारा चीजें होती रहेंगी। आपकी मैसेज का रिप्लाई दे दिया, आप व्हाट्सएप पर कर दो बेटा। सर PDF नोट्स निकाला कर, इसमें तैयारी करने में आसानी होती है, आइडिया हमको नहीं है इसलिए पूछे सब। आदित्य राजपूत। आदित्य, एक्चुअली क्या है कि तुमको मैं
पीडीएफ निकलवानी होगी ना तो मैं नोट्स तो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप प्रिंट निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या कि हमारा जो फॉन्ट होता है ना बहुत बड़ा होता है ताकि बोर्ड पर दिखे। इस फॉन्ट में तुम कितने नोट्स निकलवाओगे। बट मैं अब से क्या कर रहा हूं, गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, चिंता ना करें। गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, नोट्स का आप प्रिंट निकलवा सकते हो। मैं इस बात के लिए यहां कर रहा हूं कि आप नोट्स का प्रिंट निकलवा सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी हम लोग करने वाले हैं। तो भाई अगर आपके पास ये सारे सब्जेक्ट है ना तो ज्वाइन कर लेना, मुझ पर भरोसा करो। शुरुआत में मान लो अनबैलेंस होकर नोट्स एक दो दिन नहीं आए थे, बट अब सारी चीजें नॉर्मल तरीके से होंगी, समय पर क्लास होगी, चिंता ना करो। हिंदी की क्लास 10 बजे होती है और पेपर 1 की क्लास 11 बजे होती है, और जो रैपिड फायर की क्लास दोपहर के समय में होती है। सर आज हिंदी रैपिड फायर की क्लास, हाँ भाई रे, हिंदी रैपिड फायर की क्लास आज 2 बजे से हम लोग करेंगे, या फिर शाम को कर लेंगे आज की क्लास हम, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा और टीचर्स के साथ काम है। हिंदी रैपिड फायर की क्लास करेंगे, अब एक भी क्लास नहीं छूटेगी, क्योंकि 2 दिन त्योहार थे, नवमी दशहरा, आप तो जानते हो त्योहार के दिन हमारा अवकाश था। लेकिन तब भी मैंने इन क्लासेज का अवकाश नहीं लिया, पता है, मॉर्निंग वाली क्लास का अवकाश नहीं लिया, केवल शाम वाली क्लास का अवकाश लिया। इस वाली गीत वाली क्लास तो करी थी हमने। सोशोलॉजी का टाइमिंग क्या है, 3:30 बजे टाइमिंग है क्लास का, 3:30 बजे। मैडम का ही कॉल आया था सोशोलॉजी वाली का ही, उनकी 2 क्लास हैं, एक तो सब्जेक्टिव क्लास रहेगी और एक ऑब्जेक्टिव रहेगी। जो उनकी क्लास है एक 3:30 बजे, मैडम ने कहा है कि उनकी क्लास 3:30 बजे से है। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि जितने भी हमारे कोर्स चल रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में कोर्स की टाइमिंग मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। आइए, इसको समझ लिया हमने भाई, ये समझ लिया हमने, तुलनात्मक शोध ये सब समझ लिया है। अब आगे चलते हैं साथियों और एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला मात्रात्मक शोध को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन करिए। देखो इधर देखो मेरे तरफ, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं है। हमको ना वो ट्रिक समझ जानी है, वो फॉर्मूला समझना है जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। उसी फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं आपके लिए प्रयासरत। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, सीधा सीधा ऐसा नहीं आएगा, लेकिन निर्जातीय उपागम पूछा जाएगा, ऐसा वर्णात्मक प्रणाली पूछी जाएगी, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं आपको अगले 40 दिन में, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, इतना कंठस्थ करवा दूंगा इस ट्रिक को कि आप जीवन में कभी भी एग्जाम दोगे, ना केवल नेट जेआरएफ की एग्जाम, बल्कि इसके अलावा जो भी एग्जाम आप दोगे उस एग्जाम को ऐसे ही फोड़ दोगे आप, ये मेरी गारंटी है। इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ फॉर्मूला सीखने पर ध्यान दो। मात्रात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है, आइए करिए। मात्रात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है? मात्रात्मक अनुसंधान का मतलब होता है मात्रा, मात्रा हो, जैसे मात्रा का मतलब क्या होता है, 1 kg, 2 kg, है ना, ये इसे कहते हैं मात्रात्मक। यानी मात्रात्मक शोध को क्या कहा जाता है, जैसे जिसमें किसी चीज का आंकड़े हो, मतलब एक तरीके से मात्रात्मक का मतलब होता है कि कोई चीज का पैमाना हो, जैसे ये कोई आंकड़े बने हुए हैं, ये भी मात्रात्मक में आते हैं। मतलब इससे क्या है कि हम एक संख्या का निर्धारण कर पाते हैं, उसको मात्रात्मक शोध कहते हैं। जैसे अब सोचो आप एक डायग्राम, जैसे डीआई आप लोग पढ़ते हो, इस डीआई में 2006 का डाटा है, ये वाला 2006 का डाटा है, ये 200 है, ये 2010 का डाटा है, ये 500 है, ये 2012 का डाटा है, ये 100। ये क्या है, मात्रा निर्धारण कर रखा है, 100, 500, ये क्या है, ये है मात्रा। क्या है ये, मात्रा, जिसमें कोई पर्टिकुलर का वो रख रखा हो, इसको मात्रात्मक कहते हैं। इस तरह के शोधों क्या कहते हैं, मात्रात्मक कहते हैं। तो मात्रात्मक शोध को क्या कहते हैं, मात्रात्मक जो शोध होता है ना, क्या होता है, निर्जातीय उपागम। निर्जातीय उपागम का मैंने आपको समझाया था, यहां पर भीड़ का कोई हिस्सा रहे, यहां पर भीड़ से कोई मतलब नहीं है, असंचरित उपागम से मतलब नहीं है,
जहां पर वर्णन किया जा रहा हो वहां पर मात्रा का बात नहीं होती। जो स्ट्रक्चर होता है, संचरित उपागम का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जहां पर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाकर किसी अप्रोच को फॉलो किया है, उसी को मात्रात्मक शोध कहते हैं। ये क्वेश्चन कितना कठिन था ना पहले, जब आपने नहीं पढ़ा था उससे पहले कितना कठिन था, और अभी ये क्वेश्चन कितना सरल लग रहा है। रिसर्च पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो फिर से बता देता हूं, ये क्लास, ये बैच उन्हीं लोगों के लिए मजेदार है जिन लोगों ने सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है, यानी माफ करना पढ़ रखा है। जिन्होंने सब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उन्हीं लोगों के लिए मजेदार बैच है, और जिन लोगों ने सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा ये उन लोगों के लिए महत्वहीन कोर्स है। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखकर आप चीजों को पढ़ते जाइए। ए आ रहा है, कहां आ रहा है ए भाई? ए कहां आ रहा है? हमने तो डी आंसर किया है। आपके कहने से ये आ जाएगा क्या? हमने डी बताया है, ए डी आएगा, ये कैसे आएगा? ए डी आएगा, ये आ ही नहीं सकता। सिप्रा कह रही है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे लग रहा है कुछ याद नहीं है। भोले बाबा सबकी पार लगाएंगे, चिंता मत करो आप लोग। भोले बाबा सबकी पार लगाएंगे। अभिनय कह रहे हैं कि सर मेरा कल एनटीए का पीएचडी प्रवेश परीक्षा है। अभिनय भाई मेरी तरफ से आपको खूब खूब शुभकामनाएं। आपको खूब खूब शुभकामनाएं अभिनय, गर्दा उड़ा दो एकदम जाके एग्जाम में। खूब शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे बढ़े। सब लोगों का जिनकी भी पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम है उन सब लोगों को बताइए कौन से सब्जेक्ट की है आपकी, आपका सब्जेक्ट कौन सा है अभिनय, सब कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है? कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है कल? हिंदी की एग्जाम कब है? हिंदी की कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, हिंदी की कब है एग्जाम? पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की हिंदी की कब है? हिंदी वालों की। तीस को है हिंदी, ओके। मजा आ रहा है गाइज आप लोगों को ऐसा पढ़कर? सीखियो, अच्छा लग रहा है आज रिसर्च पढ़ना? आपको कैसा लगा? आपको अंदर से कैसा फील आ रहा है रिसर्च पढ़ के, मुझे बताओ। आपको अंदर से कैसा फील आ रहा है रिसर्च करके, पढ़ करके? यार हम उड़ा देंगे गुरुजी, चिंता मत करो आप, उड़ा देंगे गुरुजी। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के लिए दिसंबर 2022 के क्वेश्चन, जून 2023 के क्वेश्चन, इन सब पीवाईक्यूज को कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे 2024 में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे वो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन हो, अगर आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया तो केवल हम चुटकी बजाते ही उन आंसर्स को कर सकते हैं, केवल चुटकी बजाते ही। इसी जोश के साथ आप बने रहिए मेरे साथ, इसी जोश के साथ एनर्जी रखिए, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी। अरे बिल्कुल फोड़ देंगे निकिता एग्जाम, बिल्कुल फोड़ देंगे हम एग्जाम को, बिल्कुल फोड़ देंगे। चलिए साथियों इस सेशन में मिलेंगे, अब हम शाम को मिलेंगे आपसे। क्लास की रूपरेखा मैं बता दूं, क्लास टाइम 7 PM आज के लिए, कल चेंज कर दूंगा 7 PM पेपर 1 थ्योरी,
8 PM हिंदी साहित्य रैपिड फायर। 8 बजे हिंदी साहित्य रैपिड फायर की क्लास आज होगी। ओके गाइस, ये हमारा क्लास का टाइम टेबल है। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वैसे तो हम आपसे यूट्यूब पर भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत कहते रहो। थैंक यू, ख्याल रखो अपना, शुक्रिया।